हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 10 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम इस अध्याय में गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे कि कोई वस्तु जो है द्रव में किस प्रकार से प्लवन करती है। प्लवन यानी कि तैरती है। ठीक है बेटा, किन किन कौन सी वस्तु तैरेगी, कौन सी नहीं तैरेगी, कौन सी डूब जाएगी। ठीक है बेटा। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वापस फिर से नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो चांद क्यों नहीं कर सकती। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल लग रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि वह निरंतर पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन वास्तव में हम उसको पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। वह गोल गोल दिशा में जाता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि चंद्रमा है। तो मैं समझाती हूँ, बाद में ये भी आएगा बेटा। ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रमा बेटा, इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं। एक तो कह रहा है कि सीधी रेखा में गिर जा, एक वो कौन सा सीधी रेखा में कह रहा है, वो तुझे क्या है, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन है, तो उसमें देखिए सीधी रेखा में चल। ठीक है, एक बल लग रहा है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है कि पृथ्वी इसको अपने आकर्षित करती है, यानी कि तू इसके ऊपर गिर जा। तो ना तो पूर्णतः ये बल काम कर पाता है, ना पूर्णतः बल काम कर पाता है, यानी कि यह एक निश्चित मध्यस्थ स्थिति में रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी दो बल काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों किसी को न चुन के बेटा यह एक मध्यस्थ स्थिति को चुनता है। इस प्रकार यह बार बार जो है अपनी गति को बदलता रहता है और अंततः अपना चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। 8.11 में क्या था, चलो बता देगा ये। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है। अब धागे का एक टुकड़ा लेना है, उसकी आपने नीचे एक रस्सी बांधनी, मजबूती से कहीं छूट के किसी पे गिर ना जाए बेटा। और उसके बाद पत्थर को द्वारा नियत परिमाण के बारे में वृत्ताकार पथ में गति करना। सॉरी देखो, पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति करना। देखो बेटा, इस पत्थर पे दो बल लग रहे हैं। एक तो जो है इसको सीधी रेखा में लेकर जा रहा है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। दूसरा जो ये लड़का है इस वस्तु को गोल गोल घुमा रहा है, यह जो है अपनी मुट्ठी के बल लगा रहा है, जो खींच रहा है, यानी कि वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी, गोल घूम के वहीं पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से दो बल लग रहे हैं। एक तो लग रहा है जिसको सीधी रेखा में लेके जाता पत्थर को, दूसरा इस बच्चे की बाजू तो लगाया जा रहा है पेशीय बल, जो कि नीचे पेशीय बल अपनी बाजू से लगा रहा है, जो कि यह संपर्क बल है बेटा। और इस प्रकार से यह पत्थर जो है दो बलों का अनुभव करेगा, एक सीधी रेखा में और एक वृत्ताकार रेखा में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के
देखो क्या कह रहा है ये कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण शामिल है। जिस बल के द्वारा यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु जो वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र केंद्र की ओर, अपकेंद्र केंद्र से दूर। ठीक है बेटा, दो बल लगते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखीय, यानी कि अगर अभिकेंद्र बल ना रहे, यानी कि मुट्ठी से आप पत्थर को छोड़ दो, धागे को छोड़ दो, तो कहाँ गिरेगा? एक सीधी रेखा में गिरेगा, जो कि सरल रेखा वृत्त के ऊपर क्या होगी बेटा? एक स्पर्श रेखा के रूप में। ठीक है ना, स्पर्श रेखा के रूप में दिखाई देगी। उसके बाद आगे देखो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल यानी कि पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींच रही है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा और अपनी इस कक्षा को छोड़ देगा। यह देखा गया कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर जाते क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बेटा गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान न के बराबर है, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते। इसी तर्क के आधार पर यह बात समझा सकते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं होती, गति क्यों नहीं करती। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक। कल हम यहाँ पढ़ेंगे हमारे सौर, चलिए पढ़ लेते हैं बेटा। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले ही की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड, सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।